फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है गाइस। आई होप आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, इस प्रैक्टिस सेट को आप एंजॉय कर रहे होंगे। 25 प्रैक्टिस सेट हम आ चुके हैं। इससे पहले भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप विजिट कर रहे हो पहली बार चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी वीडियोस भी आप, बाकी प्रैक्टिस सेट भी आप देख पाएँ। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है गाइस, क्योंकि और क्वेश्चन लेवल अब बहुत बेटर होने वाला है। आप देखेंगे कल से मैंने शुरू कर दिया था, कल अच्छे बेटर क्वेश्चन थे और आज जो है, आज भी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर। टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, खैर बाकी अदर एग्जाम्स की भी अगर आप लोग तैयारी करें, जैसे एलटी जीआईसी DSSB किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीजीटी पीजीटी वगैरह, तो सब में आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी राइटर है अगर, तो कोई भी स्टेट हो, राइटर्स अगर उस वहाँ पे वो सिलेबस में है, तो आप कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ये स्पेशल कुछ नहीं होता है कि यूपी पीजीटी का अलग हो जाएगा, झारखंड पीजीटी का अलग हो जाएगा, सबका मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ऐसा टीजीटी पीजीटी इसीलिए है, इसीलिए मैंने यूपी स्पेशल नहीं डाला, बिकॉज कोई भी पोएट राइटर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जो एग्जामिनर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज के क्वेश्चन हमारे। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविसम्स मैनोर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। उसकी जो मैनोर हवेली कह सकते हैं आप, तो मिस हैविसम नाम का जो कैरेक्टर है इसमें, तो उसकी एक हवेली है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। तो वहाँ पे उसका नाम बताना है आपको, सेटिस हाउस, लॉग माउंट, लार्क माउंट या फिर सेटर हाउस। तो यहाँ बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और आ भी सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे सेटिस हाउस की हम लोग बात करेंगे। अगर इसका देखें हम लोग, तो ये सीरियली 1860 से लेके 61 तक हम इसको मान सकते हैं। अगर स्पेशली ईयर पूछा जाए तो 61 दे सकते हैं आप, है ना। तो 60 से 61 सीरियली 1 ईयर तक वीकली ये जो है पूरे साल सीरियली पब्लिश्ड हुआ था। और इसमें पिप नाम का मेन कैरेक्टर है इसका। फिलिप पिप है वैसे तो, लेकिन पिप है, ठीक है। और जो गार्जरी, मिस हैविसम, स्टेला इसकी एक लड़की थी जिससे थोड़ा प्रेम करने लग गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर फिलिप पिप आपको मिलेगा। तो ये सारे कैरेक्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए, विच ऑफ द नॉवेल्स गिवन बिलो डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल्स है जो गॉथिक नॉवेल्स की श्रेणी में नहीं आता है। गाइज अगर आपको गॉथिक नॉवल नहीं पता है, तो वो होते हैं जो भूत वगैरह के डरावने, जिनमें थोड़ा मिस्ट्री होती है, मिस्टीरियस समझ लीजिए आप एक तरीके से। जहाँ पे मिस्टीरियस प्लेस जो होते हैं उनको हम गॉथिक नॉवल कह सकते हैं। द पिकविक पेपर्स, द कासल ऑफ ओट्रेंटो, द मूअर, द ओल्ड इंग्लिश बैरन। तो यहाँ पे जो BCD हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके गॉथिक नॉवल हैं। और द पिकविक पेपर जो है वो चार्ल्स डिकेंस का गॉथिक नॉवल नहीं माना जाएगा यहाँ पर। तो पिकविक पेपर जो है वो गॉथिक नॉवल की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपका सारे आते हैं, जैसे कि द मूअर है वो लॉरी आर किंग का हो जाएगा। और अगर द कासल ऑफ ओट्रेंटो की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको होरेस वॉलपोल, ठीक है, होरेस वॉलपोल। और जो द ओल्ड इंग्लिश बैरन है, तो इसके जो राइटर हैं वो क्लेरा रीव हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ स्टेला इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में स्टेला के जो पिता थे उनका नाम बताना है आपको। तो गाइज यहाँ पर जो सारे कैरेक्टर हैं ये किसके हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको किसके मिलते हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के हैं। तो यहाँ पे ये 1861 में आया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो और इसका जो है मैगविच है, एबल मैगविच इसका पूरा नाम है। तो ठीक है, ये 1861 में आया था। और फिलिप पिप यहाँ पे निकनेम जिसका पिप है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, चलिए, टेक नहीं है गाइज, ये टेलर, सॉरी फॉर टाइपो, ठीक है, टेल है। अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस इज अबाउट द सिटीज। कौन सी दो सिटीज का जिक्र होता है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल द अ टेल ऑफ टू सिटीज में। तो यहाँ पे वो कौन सी दो सिटीज हैं, तो गाइज लंदन एंड पेरिस। ठीक है, लंदन एंड पेरिस की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे कब आया था ये भी बता दीजिए मुझे, अगर आपको पता है तो। 1859 की बात करेंगे हम लोग, 1859 में आया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र इसमें होता है। ठीक है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। गाइज बहुत उम्दा क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए फटाफट से, एक शेयर कर दीजिए ताकि बाकियों को भी इसका फायदा हो सके। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के पिता कहा है, किसने कहा है, चौसर को। तो यहाँ पे स्पेंसर है, यीट्स है, अर्नल्ड है और हमारे मिल्टन है। तो किसने कहा है गाइज, फटाफट से अगर आपको पता है तो आइडिया लगाइए इसका थोड़ा सा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम मैथ्यू अर्नोल्ड की। ठीक है, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ऑप्शन पे हम लोग जा रहे हैं। इन्होंने ही कहा था इसको। और किसमें, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा था इनको। ठीक है, चलिए,
When was Arnold's essay The Function of Criticism at the Present Time published? The Function of Criticism, याद रखिए इसका नाम पूरा का पूरा टाइटल, ठीक है। Function of Criticism at the Present Time published, कब पब्लिश्ड हुआ था? तो इसकी बात करेंगे हम लोग तो 1865 माना जाता है गाइज यहाँ पर, ठीक है। 1865 जो है इसका पब्लिशिंग ईयर है किसका? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट, ये बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। Who made the observation about Shelley that he is a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? यहाँ पे ये लाइन किसने बोली थी शेले के लिए? a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous चमकीले, मतलब एक ब्यूटीफुल ineffectual angel कहा था और कहा था कि ऐसे ही जो वेन होता है व्यर्थ में, ठीक है, व्यर्थ में ही अपने जो चमकीले पंख हैं उसको फड़फड़ा रहा है। तो किसने कही थी ये बात? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कही थी गाइज, ये बात भी किसके लिए? शेले के लिए, राइट। चलिए, इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी? स्कॉलर जिप्सी आपको पता है मैथ्यू अर्नोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पर वो कहाँ, किस लैंडस्केप पे इसको इमेजिन किया गया था? लेक डिस्ट्रिक्ट है, ऑक्सफोर्डशायर है, कैम्ब्रिज है या फिर ग्लासगो है? क्या ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो कह रही हूँ। तो यहाँ गाइस इसका आंसर हो जाता है आपका स्कॉलर जिप्सी कब आया था, पहले तो ये देख लीजिए। अगर स्कॉलर जिप्सी की हम लोग बात करें तो 1853 की बात करेंगे, ठीक है। 1853 में आया था स्कॉलर जिप्सी और इसका जो क्या हो जाएगा गाइस? ऑक्सफोर्ड होगा इसमें आंसर, ठीक है, ऑक्सफोर्डशायर, राइट। बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इंक्लूड्स अ कॉरिक सॉन्ग? इनमें से कौन सी पोएम में कॉरिक सॉन्ग की बात होती है? इन मेमोरियम, मैरियाना, लॉक्सले हॉल या फिर द लोटस ईटर्स? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के हैं ये सारे के सारे वर्क, ठीक है गाइस, सारे के सारे वर्क किसके हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के सारे वर्क हैं। और यहाँ आपको बताना क्या है कि ये जो बोला गया है, ठीक है, कॉरिक सॉन्ग की बात इनके कौन सी पोएम में होती है? तो यहाँ पर गाइज डी ऑप्शन यानी कि द लोटस ईटर्स में कॉरिक सॉन्ग होता है, ठीक है, इंक्लूड होता है। तो कब आया था लोटस ईटर्स? आई थिंक ये आया था आपका, अगर इसकी बात करें तो पोएम्स में 1832, 1833, ठीक है, 1832 से 33 जो है इसका टाइम पीरियड आप मान सकते हैं, है ना। तो एक और पोएम्स नाम के कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी इनकी पोएम, कौन सी? द लोटस ईटर्स। लोटिस लिख दिया शायद मैंने, लोटस समझ लेना है उसको गाइस। द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, लोटस ईटर्स जो है इनकी पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, वो कहाँ पे बेस्ड है? क्या आपको इनका टाइम स्पेन पता है गाइस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का? तो देखिए टाइम स्पेन जो है इनका मैं बता देती हूँ आपको, 1809 से लेके कब तक रहा है? 1809 से लेके 1892 तक रहा है इनका जो लाइफ स्पेन है, ठीक है। और यहाँ पे लोटस जो ईटर्स है वो किस पे बेस्ड है? अगर ये हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि होमर्स ओडिसी, ठीक है, होमर्स ओडिसी पे बेस्ड इसको माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज बाय टेनिसन? ठीक है, इनमें से कौन से जो एक्सप्रेशन हैं वो टेनिसन के द्वारा हैं, टेनिसन के लिए सही माने जाएंगे? द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, ठीक है। और सेकंड है एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। तो यहाँ गाइज ये एकदम से आप पढ़ेंगे इसको, तो इसमें नहीं पूछा गया, अच्छा हाँ पूछा गया, ठीक है। ओह सर सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ड बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। तो ये लाइन डी वाली लाइन बताइएगा, इस पता है आपको कहाँ की है ये लाइन? देखिए जे अल्फ्रेड प्रूफोक की है, ठीक है, जे अल्फ्रेड प्रूफोक। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे, हाँ। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, ये भी यूलिसिस की लाइन है, अल्फ्रेड टेनिसन की ही है। सी आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, ये यूलिसिस की है, और ये जे अल्फ्रेड प्रूफोक की है, ठीक है। चलिए, फॉर विच ऑफ डिड टेनिसन विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर वर्ड्स? कौन सी पोएम के लिए उन्होंने चांसलर्स गोल्ड मेडल जीता था? टुम्बकटू, मॉर्टेड अर्थर, द लेडी ऑफ शिलोड या फिर इन मेमोरियम? बताइए फटाफट से। तो गाइज यहाँ पे ए ऑप्शन पे जाएंगे हम, जो चांसलर्स का गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था वर्स के लिए, वो टिम्बकटू। कब आई थी टिम्बकटू? ये अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये आई थी आपकी आई थिंक 1829 में, ठीक है, 1829 में बात करेंगे हम लोग टिम्बकटू की, ठीक है। और इसी साल इनको जो है ये अवार्ड मिला था, ओके। चलिए,
इन विच नॉवल डिड वेसेक्स फर्स्ट बिकम हार्डीज ग्रेट इमेजिनेशंस। तो इसकी टेस्ट ऑफ द डे बबल्स है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सबसे पहले कहाँ पर आपको ये देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था गाइज, विच नॉवल, वेसेक्स। जो वेसेक्स आपको पता है थॉमस हार्डी ने अपने मैक्सिमम प्लेज जो है वेसेक्स रीजन में लिखे हैं, एक जगह वो ले लेते थे अपने प्लेज के अंदर वेसेक्स नाम की। तो आपको बताना है कि सबसे पहले ये कहाँ पे यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है। तो क्या टेस्ट ऑफ द बबल्स है या फिर आपका ये बनता है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज या फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड या फिर द मेयर ऑफ। तो यहाँ जो बात करते हैं हम लोग तो सी ऑप्शन पे जाएंगे। सी तो ये हो जाएगा ना, ये ए 2 बार हो गया शायद, हाँ सी ऑप्शन पे जाएंगे, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ठीक है। इसमें इन्होंने पहली बार जो है जिक्र किया था इसका, राइट। चलिए, विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हार्डी इज फॉल्स। हार्डी के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। हार्डी कम्स फ्रॉम डॉर्सेट विच इन हिज नॉवेल्स बिकम्स वेसेक्स। क्या वो डॉर्सेट नाम की जगह से आए थे और वही जगह फिर इनके प्लेस के अंदर वेसेक्स बन गई। हार्डीज विजन कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजिक। क्या वो उनका जो विजन था वो ट्रेजिक था। जूड इज हाईली एजुकेटेड। क्या जूड जो थी वो हाईली एजुकेटेड थी। टेस इज अ डीपली पेसिमिस्टिक नॉवल, ठीक है। तो कौन सा गलत है ये बताना है गाइज। यहाँ पे मुझे जो सी ऑप्शन है वो गलत लग रहा है, बिकॉज जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है हार्डी के लिए। सेकंड हमारा कि विजन उनका ट्रेजिक था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा उनके प्लेस में नॉवेल्स, सॉरी प्लेस कह रही हूँ, नॉवेल्स में आपको देखने मिलेगी, ठीक है। और यहाँ टेस इज पेसिमिस्टिक नॉवल, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, पेसिमिस्टिक नॉवल है। और ये जो जूड इज हाईली, बिल्कुल नहीं, वो हाईली एजुकेटेड नहीं थी, वो बिल्कुल इलिटरेट थी, ठीक है। चलिए, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है टेस्ट ऑफ द बबल्स। गाइज ये आई थी आपकी, एक सेकेंड, हाँ ये आई थी आपकी 1891 में, सॉरी 91, और जूड द ऑब्स्कर आई थी आपकी 1895 में। ये मैंने 91 करी है आप इसको, है ना, हाँ। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की बात करें हम लोग तो ये आई थी 1874 में, 1874 में। और अगर ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करें तो ये आई थी आपकी कब गाइस, 1886 में, ठीक है, 1886 में, राइट। तो देख लीजिए आप कौन सा, सबसे पहले इनमें से कौन सा है आपका फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड आएगा। इसके बाद आएगा आपका टेस्ट ऑफ द डियर बबल्स, जिसका जो सब टाइटल है वो आप प्योर वोमेन फेथफुल्ली प्रेजेंटेड भी माना जाता है, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे आ गया आपका कौन सा, यानी कि 86 वाला, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसके बाद आया टेस्ट ऑफ द बबल्स और जूड द ऑब्स्कर सबसे लास्ट में आया। और गाइज ये इतना पेसिमिस्टिक था कि इसके बाद 30 सालों तक उन्होंने कोई नोवेल नहीं लिखा, उन्होंने केवल शॉर्ट स्टोरी या फिर पोएट्री लिखी थॉमस हार्डी ने, क्योंकि इसको सुनने या पढ़ने के बाद बहुत लोगों ने सुसाइड वगैरह किया, तो इसलिए इस पर बैन लग गया था, ठीक है। और उन्होंने इसके बाद कोई नोवेल नहीं लिखा। चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। इन द जूड द ऑब्स्कर जूड ड्रीम्स यूनिवर्सिटी एट। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, जूड द ऑब्स्कर मैंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से इसको पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जूड द ऑब्स्कर में वो किस यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, वेस्टमिंस्टर। गाइस डिटेल भी पढ़ना सीखिए, और क्यों सीखिए, बिकॉज कोई भी नॉवेल आप पढ़ते हैं ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने के बाद तुरंत याद हो जाती हैं, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर चीज़ आप रटेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो बात आती ही नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर वगैरह या जो इंसिडेंट हुए हैं वो चीज़ें आपको पढ़ने में ही समझ में आती हैं। तो गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एट, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, कोई क्राइस्टमिंस्टर, ठीक है। जो जूड था उसमें क्राइस्टमिंस्टर में स्कॉलर बनना चाहता था। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स आयरिश, इनमें से कौन सा राइटर आयरिश नहीं है। तो सैमुअल बेकेट, ये तो आयरिश हैं। जेम्स जॉयस भी आयरिश हैं। W.B. यीट्स, आई थिंक ये भी आयरिश हैं। तो हमारे जो T.S. इलियट है वो आयरिश नहीं है गाइज इसमें, ठीक है। तो इनको हम लोग ले लेंगे T.S. इलियट को, राइट। चलिए, एंड द डेड ट्री गिवन नो शेल्टर, द क्रिकेट्स नो रिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर आई थी इलियट के वर्क में। T.S. इलियट का टाइम स्पेन क्या है, 1888 से लेकर गाइज 1965, 1808 से लेकर 1965, याद रखना है आपको। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या बात कर रहे थे हम, हाँ ये लाइन कहाँ पर आई थी, कौन से वर्क में आई थी, तो ये वेस्टलैंड में आई थी गाइज, वेस्टलैंड में आई थी। सबसे पहले ए ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। कब आई थी वेस्टलैंड, ये आई थी आपकी 1922 में,
ठीक है। सबसे पहले लंदन में पब्लिश हुई थी, क्राइटेरियन नाम की जो न्यूयॉर्क सिटी में, सॉरी डायल नाम की जो इनकी मैगजीन थी उसमें आई थी, ठीक है। चलिए, काफ़ी बता दिया इसके बारे में मैंने। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ इसके बारे में कि ये टेरजा रिमा में लिखी गई थी और 433 लाइन्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं, 5 पार्ट हैं और इजरा बाउंड को डेडिकेट की गई है। द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल एंड द पोएट कैन नॉट रीच without surrendering himself wholly to the work to be done। गाइज, इसमें कहा गया है, लाइन को समझ लीजिए पहले, कि जो इमोशन है वो आर्ट इज इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होते हैं, एंड द पोएट कैन नॉट रीच इम्पर्सनैलिटी विदाउट सरेंडर, और इम्पर्सनैलिटी में पोएट तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो खुद को समर्पित नहीं कर देता है किसी के लिए भी। तो हु सेड, किसने कहा था? तो यहाँ इसका हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द माइंड ऑफ द पोएट इज़ द श्रेड ऑफ प्लैटिनम। तो इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर बनेगा? एरिस्टोटल ने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, टी.एस. इलियट या फिर ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने कहा था? तो गाइज ये लाइन बोली थी टी.एस. इलियट ने, राइट? टी.एस. इलियट, सी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वी कांट रिपेयर द कॉक। कॉक ही है क्या? अच्छा, लोक है ये सॉरी गाइस, ठीक है। एक सेकंड में इसको ज़रा कर देती हूँ, ये यहाँ पे एल है, ठीक है, एल। तो वी कांट रिपेयर द लॉक, तो वी डोंट नो हाउ टू, इसको दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? कौन सा यहाँ पे सही होगा सेंटेंस हमारा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए फटाफट से क्या बनेगा गाइस यहाँ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो हमारा ए ऑप्शन है यही राइट हो जाता है। वी डोंट नो हाउ टू रिपेयर द लॉक, ठीक है। चलिए, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। इन लिटरेचर में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसको रेफर करता है? हु द मेन कैरेक्टर इज, कौन मेन कैरेक्टर है? व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, स्टोरी कहाँ पर प्लेस कर रही है? हु इज टेलिंग द स्टोरी, कौन स्टोरी सुना रहा है? या फिर द ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, वो ऑब्स्टेकल, वो कठिनाइयाँ जो मेन कैरेक्टर को ओवरकम करनी होती हैं नॉवल के अंदर या फिर प्ले के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो डी ऑप्शन पे जाएंगे। In fiction, the author's overall main idea और most important message is called the, जो ओवरऑल मेन आइडिया होता है किसी भी फिक्शन में किसी राइटर का, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, सेटिंग है, या फिर थीम है? तो इसका आंसर गाइज आपका थीम बनेगा, राइट। नेक्स्ट, रेपिटिशन। गाइज लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी तक पहुंचा दीजिए। और गाइज फिर पढ़ते हैं हम इसको। रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। तो रिपीटिशन जो ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। सबसे स्टार्टिंग में जो बार बार एक ही लेटर का रिपीटिशन हो रहा है कॉन्सोनेंट का, तो वहाँ पे क्या होता है? एजोनेंस होता है। एजोनेंस तो वहाँ पे होता है जहाँ वोवल की साउंड आती है, ठीक है, एक ही वोवल की साउंड हमको बार बार आ रही है, तो एलिटरेशन होता है, इसी को मानेंगे हम लोग, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट, वहाँ पे रिपीटेशन होता है, ठीक है गाइज। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय, टेक केयर।